अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को 3 फरवरी 1975 को जापान एयरलाइन की एक बोइंग 747 परवाज टोक्यो से पेरिस के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट में 344 पैसेंजर्स और 26 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। इस फ्लाइट में खुसूसी तौर पर कोका कोला कंपनी के जापानी सेल्समैन और उनकी फैमिली सफर कर रही थी, जिन्हें कोका कोला कंपनी ने इनकी मेहनत और अच्छी परफॉर्मेंस के सिले में एक यूरोपियन ट्रिप का तोहफा इनाम के तौर पर दिया था। इस प्लेन ने एनकोरेज, अलास्का और कोपेनहेगन, डेनमार्क में रिफ्यूलिंग के लिए रुकना था। ये फ्लाइट अपने शेड्यूल टाइम पर टेक ऑफ करती है और अपने पहले स्टॉप ओवर एनकोरेज, अलास्का में रिफ्यूलिंग के लिए रुकती है। यहाँ फ्यूल भरवाया गया और इन फ्लाइट मील्स को ऑन बोर्ड लाया गया। ये खाने जापान एयरलाइन के एनकोरेज में मौजूद सब्सिडरी इंटरनेशनल इन फ्लाइट केटरिंग ने तैयार किए थे। ये प्लेन एनकोरेज, अलास्का से उड़ान भरता है और अपनी अगली मंजिल कोपेनहेगन, डेनमार्क की तरफ रवाना हो जाता है। कोपेनहेगन पहुंचने से तकरीबन 90 मिनट्स पहले एयर होस्टेस सब पैसेंजर्स को सुबह का नाश्ता सर्व करती है। नाश्ते में हैम, चीज, ऑमलेट्स के साथ बाकी स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट आइटम्स भी शामिल थी। सब पैसेंजर्स फ्रेश मूड के साथ अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक नाश्ता खाने के सिर्फ 1 घंटे बाद बहुत से पैसेंजर्स को वॉमिटिंग आना शुरू हो गई। किसी के पेट में दर्द शुरू हो गया तो किसी को डायरिया हो गया। वॉशरूम के बाहर पैसेंजर्स की कतारें लग गई। 197 पैसेंजर्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हर तरफ पैनिक की सिचुएशन हो गई। लेकिन इस सब के दौरान लकीली पायलट्स की तबीयत खराब नहीं हुई थी। जब प्लेन सेकंड स्टॉप ओवर के लिए कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर उतारा गया तो सूरत हाल बहुत खतरनाक थी। फौरन मेडिकल असिस्टेंस बुलाई गई और बीमार मुसाफिरों को चेक किया गया। 197 पैसेंजर्स की तबीयत खराब हुई थी, जिसमें 144 लोगों को फौरन हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा और 30 पैसेंजर्स की हालत काफी नाजुक थी। और इस सिचुएशन में खराब तबीयत एक बड़ा मसला नहीं था, इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन। बहुत कम पैसेंजर्स डेनिश या इंग्लिश बोल पा रहे थे और इधर कोपेनहेगन में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को जापानीज बिल्कुल बोलनी नहीं आती थी, तो एक दूसरे को समझा और बता नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम है क्या फील कर रहे हैं। इसी वजह से इर्द गिर्द के लोकल रेस्टोरेंट से जापानीज स्टाफ को बुलवाया गया, जिन्होंने पैसेंजर्स और डॉक्टर्स के दरमियान ट्रांसलेटर का काम किया। पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने के बाद डॉक्टर्स ने फौरन अफेक्टेड पैसेंजर्स के स्टूल और वॉमिट सैंपल्स इकट्ठे किए और टेस्टिंग के लिए भेज दिए। इन सैंपल्स की लेबोरेटरी टेस्टिंग से पता चला कि सब अफेक्टेड पैसेंजर्स को फूड पॉइजनिंग हुई थी। और जब प्लेन में दिए गए नाश्ते के सैंपल की टेस्टिंग की गई तो दोनों पेशेंट्स और बचे हुए खाने में एक ही बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस को आइडेंटिफाई किया गया। मैंने आपको पहले बताया था कि पायलट्स की तबीयत खराब नहीं हुई थी। लकीली वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने ऑमलेट के बजाय स्टेक खाई थी। ये इसलिए क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक अभी भी अलास्का टाइम पर था। अगर वो भी ऑमलेट खा लेते तो ये जहाज एक बहुत बड़े हादसे से दो चार हो जाता। अब सबके दिमागों में एक ही सवाल था कि आखिर इतने हैम ऑमलेट्स में बैक्टीरिया आया कहाँ से। डॉक्टर मिकी, जो यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ सर्विस के ऑफिसर और अलास्का हेल्थ डिपार्टमेंट के मेंबर थे, उन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन को लीड किया। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई अलास्का में जापान एयरलाइन की सब्सिडरी इंटरनेशनल इन फ्लाइट केटरिंग से, जहां ये इन फ्लाइट मील्स तैयार की गई थी। इस केटरिंग फैसिलिटी के एनवायरमेंट और स्टाफ का जायजा लिया गया। उस दिन 3 शेफ्स ने ब्रेकफास्ट तैयार किया था। तीनों शेफ से पूछताछ की गई। इस दौरान एक शेफ के राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर पर जख्म पाए गए और इन जख्मों पर इस शेफ ने बैंडेज लगाया हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इन जख्मों के सैंपल्स को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा और रिजल्ट्स में बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई। इस कुक के जख्मों से हासिल होने वाले बैक्टीरिया और बीमार मुसाफिरों के सैंपल से हासिल होने वाले बैक्टीरिया की फेज टाइपिंग और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट किए गए। इन टेस्ट से पता चला कि दोनों सैंपल्स में बैक्टीरिया एक ही किस्म का था, जिससे ये पता चल गया कि कंटामिनेशन का सोर्स ये कुक था। इस कुक ने टोटल 220 मील्स को हैंडल किया था। जिस पैसेंजर ने भी इस कुक के हाथ से बना हुआ खाना खाया वो बीमार पड़ गया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई थी। बैक्टीरिया का सोर्स तो ये कुक था, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और भी थी। इस कुक ने नाश्ता तैयार करते हुए बैंडेज लगाया था, लेकिन ग्लव्स नहीं पहने थे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खाने में मुंतकिल होता रहा। लेकिन ऑमलेट्स को तैयार करने के बाद भी 6 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे रखा गया और ये बैक्टीरिया आसानी से रूम टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई होता रहा और हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता रहा। जिसका मतलब ये है कि अगर एक दफा खाना कंटामिनेटेड हो जाए, बैक्टीरिया अपने हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर ले, तो गर्म करने पर भी टॉक्सिन्स नहीं मरते।
अब इस ऑमलेट को 6 घंटे रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद 14.5 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में रखा, लेकिन फ्रिज का टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस था, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने के लिए काफी नहीं था। और फिर जब इन ऑमलेट्स को फ्लाइट के दौरान स्टोर किया गया तो ऑमलेट को 8 घंटे तक एयरक्राफ्ट के ओवन में पड़ा रहने दिया गया बिना किसी रेफ्रिजरेशन के, जहां एक बार फिर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट मिला। जिसके बाद पैसेंजर्स ने ये कंटामिनेटेड फूड खाया तो इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। इस वाक़े के बाद एनकोरेज में जापान एयरलाइंस के केटरिंग मैनेजर जो 25 साल से इधर काम कर रहे थे, ये जानकर कि कंटामिनेशन उनके किचन से हुई थी, दिल बर्दाश्त होकर इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। इस हादसे के बाद हर एयरलाइन इंडस्ट्री को ज़्यादा सख्त फूड सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने को कहा गया और एक अहम तब्दीली ये की गई कि कॉकपिट क्रू मेंबर्स को मुख्तलिफ कुक्स के तैयार करदा अलग अलग खाने खिलाए जाने लगे, ताकि खाने में कोई प्रॉब्लम हो तो इसकी वजह से सारे पायलट्स का एक साथ बीमार होने का खतरा ना हो।